हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग अपने पिछले वीडियो के नेक्स्ट जो अब आ रहा है टॉपिक बुक लिस्ट का। और एक हमारे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि बुक लिस्ट के बारे में बताएं, और हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट भी है कि इसके बाद नेक्स्ट में जो है, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। तो अब जो है हम लोग ये देख लेंगे कि सब्जेक्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। देखिए, ये वीडियो जो है वो पर्टिकुलर ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो अभी पढ़ाई अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी एक कॉमन चीज़ है कि जो लोग को तैयारी करते हुए कुछ समय हो गया है, उनको अनुभव भी हो जाता है, और बाकी वो इस तरह की वीडियो देख करके पहले से अवेयर हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इतना ज़रूरी नहीं है, वो चाहे स्किप कर सकते हैं इसको। तो मैं जो है बता रहा हूँ आपको कि जैसे जो आपने तैयारी का टारगेट किया है, ठीक है। बहुत से लोग वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है तैयारी कर रहे हैं कि मतलब सिविल सर्विसेज के जो अपर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्टेट की पीसीएस हो गई, यूपीएससी हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में जो है थोड़ा सा समय के हिसाब से, क्योंकि जैसे अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो वनडे एग्जाम्स में इतना डीप में जाते नहीं हैं, तो लोग कभी कभी इनको स्किप करके कोई शॉर्टकट जैसे लूसेंट का जीके ले लिया, किसी कोचिंग को ज्वाइन करके उनके जो समराइज नोट्स हैं उनको पढ़ लिया, इस टाइप से भी लोग करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग थोड़ा सी स्टोरी हो जाती है, लेकिन हमारे अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तैयारी के लिए कोई लेवल वगैरह की बात नहीं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, कोई लेवल नहीं होता, ठीक है। आपको सब्जेक्ट सारे वही पढ़ने हैं, और क्वेश्चन भी जो है उन्हीं टॉपिक्स में ही आने हैं। बस क्वेश्चन का लेवल हो जाता है कि वो किस लेवल से पूछ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अगर वनडे एग्जाम है तो आपसे वन लाइनर पूछ लेंगे एक लाइन में, और अगर जो है थोड़ा अपर एग्जाम है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, तो इसमें क्या करेंगे, आपसे टॉपिक को थोड़ा डीप में पूछ लेंगे। उसमें जैसे एक ही क्वेश्चन में आपसे 3-4 चीज़ें पूछ लेंगे। कभी कभी हो जाता है मैथ्स कॉलम को जो है मैच कराने के लिए दे देते हैं, और कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देते हैं। तो अच्छा, एक ये भी रहता है कि जो वनडे एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स हैं वो भी कभी कभी जैसे निराश होते हैं, तो बताते हैं कि भाई इसमें तो सब पीसीएस वाले आ गए थे। एक्चुअली पीसीएस वाले आईएएस वाले कोई नहीं होते, सबके सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो देंगे ही, तो उससे जो है स्ट्रेटजी में मैं सॉरी स्ट्रेटजी में उसमें कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ना चाहिए कि भाई छोटा एग्ज़ाम है। तो मेरे अनुसार से कि आप थोड़ा समय लीजिए, लेकिन कंप्लीट करिए। इससे क्या होगा कि जैसे अगर आप शार्ट टर्म में तैयारी करेंगे, आपको कोई कमी लगती है तो आपको दोबारा जो है फिर से पढ़ना पड़ेगा चीज़ें, फिर से मतलब जो पिछला भी आपने पढ़ा था, क्योंकि आपने अगर वन लाइनर और शार्ट नोट्स पढ़े हुए हैं तो आपको जो है स्टोरी तो पता नहीं है, आपने सिर्फ फैक्ट्स रट रखे हैं। तो फैक्ट्स जो है रटी हुई चीज़ें ज़्यादा टिकती नहीं हैं। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स और इसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, तो आपको मिस नहीं होता, और दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कम मेहनत से ही आप जो है उसको रिटेन कर लेते हैं। तो मेरे अनुसार जो है आपको ये अपने जो स्ट्रेटजी है बुक लिस्ट वाली, इसमें जो है मैं तो यही कहूँगा कि समराइज नोट्स वगैरह पहले एक बार आप पूरी स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही उन पर जाइए, ताकि कम से कम आपको ये पता रहे कि क्रोनोलॉजी क्या है, किस क्रम में कौन आया है, ठीक है। इससे आपको ये आसानी हो जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी, काफ़ी चीज़ें आप एनालिसिस करके भी सही आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो जैसे अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट है मेन। तो मेन सब्जेक्ट हो गए जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, और इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, और साइंस एंड टेक, और इसी टाइप से छोटे छोटे 2-3 सब्जेक्ट और भी हैं। तो लेकिन मेनली क्या है कि जो 4 या 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, मेन इन्हीं की प्रिपरेशन होती है ज़्यादातर। मतलब 60-70% जो पोर्शन होता है क्वेश्चन पेपर का, वो इन्हीं सब्जेक्ट से मतलब यही सब्जेक्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जीएस की बात होती है तो हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आज मेरे पास कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, मैं उनको लेकर के बैठा हूँ कि सामने से उससे कोई विशेष तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा टूल्स नहीं है कि जिससे हम उसमें आपको कुछ लिख के या करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा और समय का अभाव थोड़ा हमारे पास है। तो इसलिए मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाता रहूँगा बीच बीच में। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को जो है हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जब तक हम लोग को जैसे लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, उसके पहले का किस में आएगा, ये आ जाता है आपका प्राचीन इतिहास में। तो प्राचीन इतिहास के लिए अभी तक को जो अगर आप देखते हैं बुक लिस्ट वगैरह किसी भी टॉपर्स की या और जो भी कोचिंग वाले बनाते हैं, हमेशा लोग जो है आर.एस. शर्मा को जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसको सजेस्ट करते हैं। तो हमारे पास भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए, ये है आर.एस. शर्मा। ये इनकी जो है प्रारंभिक भारत का परिचय करके एक इन्होंने अपनी बुक जो है बनाई हुई है। इसमें जो है लगभग इन्होंने क्या हुआ कि ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो अवेलेबल है नहीं, तो ये जो पब्लिकेशन वाले हैं उनसे संपर्क करके उनके नाम से पर्टिकुलरली कर दिए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मतलब क्वेश्चंस तो आपको इसमें से कम ही मिलने वाले हैं। हमने पूरी बुक कम से कम 3 से 4 बार पढ़ रखी है, तो क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन अगर तो ये 20-30% ही कवर कर पाता है, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि
एक्चुअली क्रोनोलॉजी मेन चीज़ है, क्रोनोलॉजी बहुत ही अच्छे से दी हुई है और आपको चीज़ों को समझने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। मतलब लोग प्राचीन इतिहास से भागते हैं, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। फिर दूसरी आती है मिडवेल के लिए, तो इसमें जो है सतीश चंद्रा सर हैं, उनकी बुक है। एक्चुअली मेरे पास थी लेकिन इस समय कहीं मिस हुई है तो मैं उसको नहीं गेन कर पाया, तो फिर कभी जो है, या आप सतीश चंद्रा नाम से फेमस है तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न क्या है, हिस्ट्री का सबसे मेन पोर्सन है, क्योंकि हिस्ट्री के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है तो इनका ऐसे रेशियो है कि जैसे प्राचीन और मिडवल का जितना, मतलब एंशियंट और मिडवल का जितना क्वेश्चन होता है मिला करके, उतना केवल ये मॉडर्न से आता है। तो मॉडर्न पे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। कुछ लोग इस वजह से एंशियंट और मिडवल को स्किप भी करके डायरेक्टली जो है इसको पढ़ने लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो मोस्टली इसी से आने हैं। ठीक है, तो इसके लिए 2 बुक्स जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए रिकमेंडेड है। पहली तो हो गई कि विपिन चंद्रा सर की है, ये मेरे पास अवेलेबल है, ये विपिन चंद्रा सर की बुक है। ठीक है, इसको जो है रिकमेंड करते हैं। इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड या मॉडरेट कह सकते हैं, तो ऐसे हो सकती है, तो इससे आप कर सकते हैं। और इससे इसी को जो है इसके रेफरेंस से लेकर के, और एक एस्पायरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक IPS है राजीव अहिर सर, तो उन्होंने जो है ये स्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न इंडिया करके, है ना। तो देखने में तो थोड़ा सा ये हैवी है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता क्या है मैं आपको दिखा दूँ कि हर चैप्टर के लास्ट में ऐसे इन्होंने, जैसे अगर एक इनका चैप्टर है इस ये साइड की देखिएगा, ठीक है, तो जैसे इनका एक कोई चैप्टर होता है वो है 20 से 25 पेज का या ज़्यादा का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 1 या 2 पेज में, मैक्सिमम तो 1 ही पेज में, तो ये क्या करते हैं उसकी समरी दे देते हैं। तो अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते केवल समरी भी पढ़ लेते हैं ना, तो वही है कि मतलब आपको क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इसका रिवीजन भी आप कई बार आसानी से कर सकते हैं, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका जो बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इनको ज़रूर आप कोशिश करिए पढ़ने की। और इसके बाद जो है हम लोग बताएंगे आपको नेक्स्ट क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है मतलब NCERT तो बेस्ट है कि मतलब हर चीज़ की जैसे बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए NCERT की जब बात आती है तो आपको ऐसा नहीं कि NCERT सबकी पढ़नी जरूरी है। जैसे अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, होता क्या है स्कूल टाइम में हम लोग इतना ज़्यादा चीज़ों को डीपली पढ़ते नहीं हैं, तो एक जो हमारा आज का जो मेंटल लेवल है वो उस समय डेवलप नहीं हुआ होता है, तो हम लोग को एक बार उसको केवल रिव्यू करने के लिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं NCERT का। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसके लिए उसकी NCERT पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ हमारा रह गया है और कुछ छोटी चीज़ें हैं जो हमारी उस समय क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए आप NCERT 6 से 8 की देख सकते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी। तो वैसे ही तो अभी जैसे हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए NCERT आप देख सकते हैं 9th और 10th की जो NCERTs हैं, इनमें फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह के बारे में बहुत ही अच्छे से और बढ़िया से क्लियर किया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। और प्लस में जो है जो एस्पायरेंट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं, हमारे पास भी ये है, ये GC लियोंग सर हैं, मलेशिया के राइटर हैं ये, इनकी ये बुक है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इसको एक तो देखिए आप इसकी साइज़ देखिए, ये जितना दिख रही है इससे भी हल्की, इसमें वीडियो में थोड़ा सा बड़ी दिख रही है। ठीक है, बहुत ही हैंडी है और बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में खत्म की जा सकती है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। फिर सबसे बड़ा रोल होता है मैप्स का। मैप्स क्या करिए, तो एस्पायरेंट के जो रूम होते हैं वो तो हमको लगता है जैसे जिसने प्लान कर लिया तो डे फर्स्ट पे ही जो है इंडिया, वर्ल्ड और यूपी या फिर जिस स्टेट से संबंध रख रहा है, जिस स्टेट का एग्जाम देना है उसका मैप वो लगा लेता है। मैंने यूपी इसलिए कहा क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के जो है जो गीता है ना, पॉलिटी का नाम आते ही इनको कौन भूल सकता है। ठीक है, ये यम लक्ष्मीकांत सर, इनकी ये जो बुक है इट इज़ इनफ प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स किसी का भी या ओनली एग्जाम है, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है, सब कुछ है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में है। आप इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें, दोनों ही में बहुत ही सिंपली इन्होंने हर चीज़ों की एक्सप्लेन किया है। और ये जब से लोग ने तैयारी करनी शुरू की, जब से सर ने लिखी है वो, तब से पॉलिटी के लिए कहीं किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिर इसी में अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहते हैं, मतलब डिटेल पढ़िए मत, क्योंकि हम लोग को PhD तो करनी नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ मेरे पास है। ये जो है मतलब दुर्गादास सर हैं, DD बसु सर। ठीक है, तो इनकी जो बुक है ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आए तो। थोड़ा सा क्या है कि जो जैसे मैंने बताया ना कि जो यम लक्ष्मीकांत है वो सिंप्लीफाइड मैनर में है, ये DD बसु सर की जो है थोड़ा सा उससे कह सकते हैं कि मॉडरेट है, चीज़ों को एक्सप्लेन उन्होंने भी किया है, लेकिन होता है ना कुछ अपना राइटर्स का कुछ अपना तरीका होता है, तो इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए भी यही है कि आप
इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं जो NIOS की बुक्स आती हैं वो भी बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि वो लोग हर टॉपिक के जस्ट बाद जो है 3-4 क्वेश्चन टॉपिक से उठा करके देते हैं, और वो बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा जो मैंने देखा उसको तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। तो आप इन्वायरमेंट जो है NIOS का देख सकते हैं। और फिर जो है उसके बाद बात आती है, तो ये है आपके शंकर IAS की इन्वायरमेंट की बुक है ये, ठीक है। वही चीज़ें हैं, कंप्लीट है अपने आप में, सब कुछ दिया गया है। और पूरा जो है एक जैसे जो एक एस्पायरेंट को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको प्रॉपर इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इकोनॉमी के लिए। देखिए अभी मैं व्यक्तिगत बताऊँ तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड तो नहीं, आप NCERT के लिए देख सकते हैं। और कोचिंग वगैरह तो जैसे करेंगे ही, या खुद से भी कुछ वीडियो वगैरह देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में देखिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, बस उनको समझने की ज़रूरत है। बहुत डिटेल में जाके इकोनॉमी पढ़नी नहीं होती हमको, क्योंकि उसमें जो चीज़ें पूछता है वो बस कुछ बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं के आधार पर, ठीक है। ये है एक ये किसकी है, ये है शंकर गणेश करुपिया, ठीक है, मैग्रा हिल की बुक है। तो इसमें क्या हुआ है कि कॉन्सेप्ट करके ये है इंडियन इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट। इसमें इन्होंने जो है GDP वगैरह का जो भी है उससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया से जो है इसको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो जो आप करंट अफेयर्स से इकोनॉमी को उठाएंगे तो उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि एक्चुअली ये चीज़ जो इसका फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो बाकी इकोनॉमी के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की जो सब्जेक्ट है उससे हट के है थोड़ा सा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती है वो इकोनॉमी मोस्टली करंट का पोर्सन होता है, जो कि हमको बहुत डीपली नहीं जाना होता है। तो आप उसके लिए वीडियोज वगैरह देख सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। फिर आ गया इकोनॉमी के बाद हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स की जान है करंट अफेयर्स, और आप मान के चलिए कि UPSC भी 100 क्वेश्चन में जो है कभी कभी 30-35 तक के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से उठाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर देख सकते हैं। न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर के लिए भी लोग रिकमेंड करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन लॉजिक है उसका ये है कि देखिए वो लोग जो है चीज़ों को थोड़ा सा नेशनल लेवल पे देखते हैं, है ना। तो जो कि क्षेत्रीय अखबार जो होते हैं वो थोड़ा सा अपना जिस क्षेत्र के होते हैं उसको उनका टच आ जाता है, तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस रिलेवेंट हो जाते हैं उन पेपर्स की कंपेरिजन में। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत आपको यही राय दूंगा कि जिस पेपर की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो आपको समझ में आता है वही पढ़िए। आप इसलिए इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में पढ़िए, क्योंकि जितने लोग क्रैक कर रहे हैं मोस्टली लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो वोटिंग ज़्यादा, वोटिंग से नहीं मतलब है, आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो बने वही आप जो है पेपर उठा लीजिए। मैं किसी भी छोटे बड़े पेपर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ XYZ, जिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है अच्छा है पेपर के साथ, तो वही पेपर आप सेलेक्ट करके बस न्यूज़ डेली की आप देखिए। और एक सबसे ज़रूरी बात, नोट्स बिल्कुल मत बनाइए। करंट अफेयर का नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तो सारा समय चला जाएगा, ठीक है। और जो डेली के टॉपिक आते हैं उनमें करंट अफेयर्स इतने अवेलेबल है नहीं, लेकिन आप जब बनाने बैठेंगे तो शुरुआत में आपकी समझ इतनी अच्छी होती नहीं है, तो बेवजह आप जो है अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप वो मत बनिए, बनाइए। उसके लिए क्या करेंगे आप, ये जितने भी कोचिंग वाले हैं ये समराइज करंट अफेयर्स की जो है मंथली मैगजीन देते हैं, आप उनको ले सकते हैं। या जैसे कुछ स्टैंडर्ड हैं, सक्सेस मिरर, प्रतियोगिता दर्पण, इस टाइप की जो बुक है, कोई एक बुक आप मंथली ले लीजिए, वो एक तरीके से नोट्स ही है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर से टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। या शुरुआत में अगर आपके पास समय नहीं है तो आप न्यूज़पेपर कुछ दिन के लिए ना पहले आप स्टैटिक देख लीजिए, उसके बाद करंट पे जाइए, ठीक है। इसलिए मैंने बुक लिस्ट के भी सिस्टम में इसको लास्ट में रखा कि पहले जो स्टैटिक पोर्शन है इस पर पूरा फोकस आप करिए, ठीक है। जब इनकी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको न्यूज़पेपर अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो न्यूज़पेपर देखिए, और न्यूज़पेपर का ही एक ऑप्शन है न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं, और बाकी भी जो मल्टीपल कोचिंग्स हैं वो क्या है कि अपना एक पेपर एनालिसिस बनाती है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, जो उस बहुत ही कम समय में, मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है जो अच्छी कोचिंग है वो 20 से 25 मिनट या 15 से लेकर मतलब आप 25 मिनट का रेंज समझिए, इतने में वो पेपर समाप्त करके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे आपको परिचित होना चाहिए उसको वो कवर कर लेते हैं। तो आप न्यूज़पेपर नहीं देख सकते तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इसलिए मैंने रखा है सबसे लास्ट में बस चर्चा के लिए कि देखिए ऐसा है, आर्ट एंड कल्चर जो है वो पार्ट है एंशियन और मिडोल का, ठीक है। तो कुछ नहीं, उसमें कौन सी इमारतें कब बनी हैं, कौन से ग्रंथ क्या लिखे गए हैं, नृत्य की और संगीत क्या था, क्या लेवल था। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम उस समय कवर कर ही चुके होते हैं, क्योंकि वही है। मिडोल में आप बिल्कुल पढ़ेंगे कि किस राजा ने कौन सा कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो वो उसी का पोर्शन है। बस इसमें क्या होता है कि ये एक स्पेशल है कि इसमें इस पोर्शन में सिर्फ उनके समय का स्थापत्य और संस्कृति का ही जो है एक इसमें संकलन होता है। तो बस यही इसमें डिफरेंस है और कोई खास नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक है साइंस एंड टेक, नहीं इसमें तो चर्चा नहीं की मैंने। साइंस एंड टेक जो है वो ये है कि करंट का पोर्शन, ठीक है। साइंस एंड टेक में जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको,
आप क्या करेंगे, डिफेंस की जो वेबसाइट्स हैं उनका जो है, जो वेब पेज होता है, वेबसाइट होती है, उस पर जाके उनके अबाउट में जा करके वो सब उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। और जो जो अभी चर्चा में जो भी है, जैसे कोई मिसाइल का प्रक्षेपण हो रहा है, कोई जो है डील हो रही है, तो उनके बारे में थोड़ा बेसिक से लेकर के कि चीज़ें समझ लीजिए कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्षमता है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो उसमें आपको साइंस और टेक वगैरह के लिए जो है आपको कोचिंग का सहारा लेकर के जो उनके नोट्स हैं आप वो देख लीजिए। उसके लिए आप अपना समय वेस्ट मत करिए, कोई बुक के चक्कर में मत पड़िए। हर चीज़ के लिए बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो मान लीजिए कि 100 में से 2 या 3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है इतना कोचिंग से अवेलेबल करवा देती हैं कि बहुत आराम से आप उनको कर सकते हैं। तो ये रही बुक लिस्ट हमारी, और कोशिश है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा विजुअल्स और ये सब चीज़ें दे सकें। थोड़ा सा समय लगेगा मैनेज करने में। बाकी अगर कोई आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बनेगा। बस आप ये समझिए कि ये चीज़ें जो है हम बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि डेली जो है उनको एक स्टेप में आगे ले चलूँगा, वो हमारे साथ चलें। और निश्चित ही जो है मैं उनको एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो होता है वो मैं बना के रहूँगा। उसमें कोई कमी अपनी तरफ से फ़िलहाल मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। बाकी देखिए साथ आपको देना है, और जैसा जैसा आप बीच में अगर सुझाव देंगे तो उस पर भी मैं फोकस करूँगा, काम करके जो भी है इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।